हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें हमारे जो फेजर डायग्राम है वो तीन तरह के होते हैं और तीनों अलग अलग लोड के लिए हैं। सबसे पहले लोड के लिए कौन सा है? हमारा रजिस्टिव लोड के लिए, जिसमें हमारा जो सेकेंडरी करंट होता है वो क्या होता है? फेज टर्मिनल वोल्टेज होते हैं उसके फेज में ही होता है। और दूसरा हमारा क्या है? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के लिए जब हम बनाते हैं तो क्या होता है? उसमें करंट लैग करता है टर्मिनल वोल्टेज से। और जो कैपेसिटिव लोड होता है उसमें क्या करता है? करंट लीड करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रजिस्टिव लोड के बारे में। उसका जो फेज डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें हम देख सकते हैं, ये हमने फ्लक्स लाइंस है उसको रेफरेंस लाइन मान लिया है। अब हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं जो प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कोर लॉस कंपोनेंट, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स जो होता है वो हमारा क्या होगा? ये होगा, क्योंकि हमारा ये वोल्टेज ये है ईएमएफ। इससे क्या होता है? जो फ्लक्स होता है वो 90 डिग्री क्या होता है? लैग करता है। जब लैग करता है तो इस वोल्टेज से हमारा जो रिएक्टेंस करंट है वो भी क्या करेगा? लैग करेगा। जब लैग करेगा तो ये कितना करेगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये प्योर है। और जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट है वो रेजिस्टिव लोड है एक प्रकार का, तो वो हमारा करंट और वोल्टेज दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से इन दोनों का हमने जब रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? इसका जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट से हम इसके पैरेलली लाइन खींचेंगे। हमने ये पैरेलली लाइन खींच ली, और जो इधर इस पॉइंट से हम इसके पैरेलली एक लाइन खींचेंगे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा? आई नॉट। और हमने देखा था आई नॉट जो हमारा था वो किसके बराबर था? आई सी, आई ई प्लस आई एम, इसके इक्वल था। तो इस तरह से हमारा क्या निकल आएगा? आई नॉट निकल आएगा। अब हमें निकालना है आई वन। वो कैसे निकालेंगे? इसमें जो सेकेंडरी साइड है हम इसे दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। इसे हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। ये हमारा प्राइमरी साइड के लिए हो गया, ये हमारा सेकेंडरी साइड के लिए हो गया। तो सेकेंडरी साइड में करंट क्या करेगा? उसमें जो रिएक्टेंस होता है उसकी वजह से करंट हमारा लैग करेगा। तो जब लैग करेगा तो हम इसे अगर ऊपर ले जाएं तो हमारा ये आई टू है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आई टू डैश हो जाएगा। जैसे हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में भी इसको डिस्कस किया कि आई टू हमारा आई टू डैश कैसे हो रहा था। अब हमारा जो आई नॉट है और जो आई टू डैश है वो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो इसका हम जो फेजर सब निकालेंगे तो इसके पैरेलली हम ये वाली लाइन खींचेंगे, और जो इसके पैरेलल है वो इसके पैरेलल हम ये लाइन खींचेंगे। तो हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो हमारा क्या निकलेगा? आई वन निकलेगा। तो इस तरह से हमारा आई वन निकल आया। आई वन हमारा करंट दो जगह फिल हो रहा है। वो कौन कौन सा हो रहा है? हमने फिर सिंगल लाइन डायग्राम में उसमें इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में देखा था। इस तरह से एक रेजिस्टेंस था और एक रिएक्टेंस था। तो इसमें आई वन आर वन फ्लो हो रहा था, इसमें आई वन जे एक्स वन ये फ्लो हो रहा था। तो वो हम कैसे बनाएंगे उसका? जैसे हमारा ये ई वन है, जनरेटेड ईएमएफ है वो, ये इंड्यूस ईएमएफ। उससे हम क्या करेंगे? हमारा जो करंट होगा, ये वाला जो करंट है, इससे क्या करेंगे? हम इसी डायरेक्शन में जो करंट रजिस्टर होगा, तो रजिस्टर के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस के केस में जो करंट की डायरेक्शन होती है उसी की डायरेक्शन में उसका फेजर डायग्राम बनता है। तो उसका वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो वोल्टेज हमारा क्या होगा? आई वन आर वन इक्वल टू बी वन वो ई वन। इस तरह से ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकल आया। तो वो हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से हमने इसे बना दिया। अब यहाँ से हमारा जो रिएक्टेंस था वो क्या करेगा? 90 डिग्री लैग करेगा करंट से। तो हमने ऊपर की तरफ बना दिया। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हम जो जीरो पॉइंट है हमारा उस पॉइंट से ले जाएंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा निकल आएगा। वो किसके बराबर होगा? बी वन के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी वन होना चाहिए। यहाँ जो होगा वो बी वन होगा। तो हमारा इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। जो इसका सेकेंडरी पार्ट है वो क्या है? हमारा रजिस्टिव लोड है। जब लोड रजिस्टिव है तो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही डायरेक्शन में रजिस्टिव के केस में बनते हैं। तो हमारा जो ये करंट था, तो उस करंट की डायरेक्शन में ही हमने इसे रेजिस्टेंस और वोल्ट रेजिस्टेंस के लिए फेजर डायग्राम बना दिया।
तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। और इसमें जो रिएक्टेंस होगा वो क्या करेगा, 90 डिग्री इसमें लैग करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इस तरह से हम पूरा रेजिस्टिव लोड के लिए बना लेंगे। अब हम देखते हैं इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव लोड में हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट था लगभग सेम रहेगा जैसा हमारा रेजिस्टिव के केस में रहा था। बस इसमें चेंज ये हो जाएगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमारा करंट है, तो करंट की डायरेक्शन सबसे पहले हम इंडक्टर के लिए बनाएंगे। तो इंडक्टर हमारा जो ये हमारा क्या है, करंट है। तो करंट से 90 डिग्री हमने ये इंडक्टेंस के लिए बना लिया। अब उसके लिए जब हमने बनाया उसमें एक रजिस्टर भी है, तो रजिस्टर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसी की डायरेक्शन में ये रजिस्टर बन जाएगा। और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है, हमारा इंडक्टिव लोड के लिए बन जाता है। अब हम देख लेते हैं कैपेसिटिव लोड के लिए। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, करंट हमारा लीड लैग ना करके लीड करेगा। तो जब लीड करेगा तो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें ये बनाएंगे। तो इसमें हमने जैसे करंट की डायरेक्शन ये है तो उसी की डायरेक्शन में हमने ये इसका रजिस्टर के लिए बना दिया और उसके रिएक्टेंस के लिए इसका 90 डिग्री बना दिया। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटिव के लिए लोड के लिए हो गया। और इसमें भी एक बेसिक डिफरेंस यही है कि जो हमारा रजिस्टर के लिए था, तो रजिस्टर में हमारा जो करंट और वोल्टेज होता है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो हमारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और जो हमारा इंडक्टिव लोड है उसमें करंट लैग कर रहा होता है 90 डिग्री, और जो कैपेसिटिव लोड होता है उसमें करंट हमारा लीड कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारा तीनों के लिए फेजर डायग्राम हो जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।